2 मिनट में रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। चलिए, गुड मैं मॉर्निंग। बता सकता हूँ जब मुझे चालू करना हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, 2 मिनट में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हमारे साथ कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे मित्र डॉक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी भाटिया सर फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लोकमान्य तिलक महाविद्यालय की तरफ से सर्वप्रथम उनका स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आज वे अपना क्लास कंटिन्यू करें। प्रोफेसर भाटिया सर, प्लीज। धन्यवाद सर, आपके कॉलेज की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया है यहाँ पे इनवाइटेड लेक्चर के लिए। और मैं अब फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स के ऊपर ये लेक्चर ले रहा हूँ। जैसा कि कल मैंने बताया था कि 2 तरह के एनालिसिस होते हैं शेयर मार्केट में, एक टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली बात करता है कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो लाभ और हानि खाता होता है और जो संपत्ति और दायित्व खाता होता है, इसकी बात करता है। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू रेशियो हमने निकाल लिए थे कि हमने बताया था कि मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकल आता है। फिर इसके बाद आगे हम यहाँ पे अर्निंग्स पे थे, इसकी भी बात हमने करी थी कि जो अर्निंग्स का मतलब लाभ, जो लाभ कमाता है शेयर होल्डर वो कैसे कमाता है। 2 तरीके से कमाता है हमने आपको बताया था। एक तो कैश आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है, लाभांश के रूप में मिलता है। लाभांश माने लाभ का अंश, मतलब जो कंपनी लाभ कमाएगी उसमें से कुछ पोर्शन दे देगी तो डिविडेंड होगी। और दूसरा मैंने ये बताया था कि जैसे रिलायंस आपने खरीदा 3 महीने पहले तो 875 या 1000 रुपए का था और वो शेयर की वैल्यू आज 2200-2300 हो गई, तो 1200-1300 का आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो आपकी कैपिटल डबल हो गई जितना आपने इन्वेस्ट किया था। तो जब कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तब आपको प्रॉफिट होता है। इसके अंदर शेयर मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है और जो है डेरिवेटिव्स। आप लॉस साइड में भी पैसा कमा सकते हैं। ये सिंपल प्लेन वनीला स्ट्रेटेजी है। नहीं तो जब आप शेयर मार्केट गिरती है उसमें भी आप लाभ कमा सकते हैं, शेयर मार्केट चढ़ती है उसमें भी आप लाभ कमा सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिंपल चीजों की बात कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली जब आप आएंगे इस फील्ड में पढ़ेंगे तो फिर आप और जानेंगे, तो इसलिए मैं सिंपल प्लेन वनीला स्ट्रेटेजी बात कर रहा हूँ। तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट होता है डिविडेंड से और कैपिटल एप्रिसिएशन से। इसके बाद ये मैंने आपको दिखाया था, ये सारे खर्चे करने के बाद EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये एक 50,000 वाला प्रॉफिट दिखाया था मैंने आपको बात करी थी, और एक 20,000 वाला। 20,000 वाले प्रॉफिट में सारे खर्चे लेस हो चुके हैं, टैक्स के, इंटरेस्ट के, और 50,000 वाले खर्च में ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे लेस हो चुके हैं। तो ये 50,000 वाला प्रॉफिट जो होगा ये हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में यूज होगा। 20,000 का प्रॉफिट रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकालने में यूज होगा। जब हम इसमें 50,000 रुपये हम जब प्रॉफिट निकालेंगे तो इसमें लोन कैपिटल जो हम लोन लेते हैं बैंक से, डिबेंचर्स और जो बाकी बैंक लोन होते हैं वो सब भी इंक्लूड रहेंगे कैपिटल में। लेकिन जब हम 20,000 वाले पे निकालेंगे तो इसमें हमारे जो शेयर होल्डर की जो कैपिटल है सर वही आएगी, और बाकी जो बैंक लोन और जो लायबिलिटीज होती हैं, जो दायित्व होते हैं, वो नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, अब आज से यहाँ से शुरू करेंगे, वहां तक तो पीछे हो चुका था। आज हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग माने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, लाभ, और पर शेयर का मतलब हर एक शेयर पे। तो हम कैसे निकालेंगे अर्निंग पर शेयर? जब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट्स या प्रॉफिट्स को या जो भी कंपनी ने लाभ कमाया है उसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हम पाएंगे अर्निंग पर शेयर। पर शेयर का मतलब हर एक शेयर पे कितनी कंपनी की अर्निंग हुई, एक शेयर पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि कई बार कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाती जाती तो प्रॉफिट भी कम होता जाता है। जैसे रिलायंस ने अभी किया, रिलायंस ने अभी फेसबुक को इक्विटी बेच दी, माइक्रोसॉफ्ट को इक्विटी बेच दी, अभी वो बिग बाजार को खरीदने जा रहा है, या तो उसने जो है क्या कहते हैं गूगल से टाई अप कर लिया, उसको इक्विटी बेच दी, फिर उसने जो है वो अमेजोन को इक्विटी बेच दी, उससे टाई अप कर रहा है। तो जब हम इक्विटी डाइल्यूट करेंगे तो हमारा पर शेयर प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो ये भी हमें समझना होता है कि पर शेयर प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया है EPS कैसे निकाला जाएगा, हर एक शेयर पे कितनी इनकम आ रही है ये हम बताएंगे इसके अंदर। तो EPS यहाँ पे बताया है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ऐसा प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट के खर्चे लेस हुए हो, टैक्स के खर्चे लेस हुए हो, प्रेफरेंस डिविडेंड के खर्चे लेस हुए हो। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है उसको फिक्स डिविडेंड कहलाता है, ये इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड नहीं होता है।
तो हम पीछे अगर जाके देखें तो कौन सा प्रॉफिट हम लेंगे, ये वाला प्रॉफिट हम लेंगे नीचे, जो 20 शेयर वाला प्रॉफिट है अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए। ये 20 शेयर का प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें से सारे खर्चे लेस हो चुके हैं, आपके टैक्स के खर्चे, इंटरेस्ट के खर्चे, डिफरेंट डिफरेंट खर्चे, तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लेंगे। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए अर्निंग्स या प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दे। तो हमने यहाँ पे क्या बताया है, प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट या ऐसा लाभ या ऐसा जो हमें काम करने से जो बचत हुई है, वो बचत को हम क्या करेंगे, जितने भी शेयर्स हैं, 5 लाख 10 लाख शेयर है, जैसे सपोज दैट कि एक कंपनी का 10 लाख का प्रॉफिट आया है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5 लाख है, तो 10 लाख को 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई, 2 रुपए पर शेयर अर्निंग कंपनी ने कमाई। तो ये किसका लाभ है, ये इक्विटी शेयर होल्डर का लाभ है। तो अगर आपने जितने शेयर्स खरीदे तो उतना आपको पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्लाइड में बात करी है CAGR की बात करी है, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है, तो आपको 2 चीजें पढ़ाई जाएंगी, एक पढ़ाई जाएगी कंपाउंडिंग और एक चीज पढ़ाई जाएगी डिस्काउंटिंग। तो बेसिकली अभी हम डिस्काउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी हम यहाँ पे कंपाउंडिंग की बात कर लेते हैं। जैसे आप कोई बैंक में पैसा डालें, 1 लाख रुपए डालें, तो 10% पे आपको इंटरेस्ट मिला, तो कितने हो गए, अगले साल 1,10,000। सपोज जनवरी 2020 में आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए और दिसंबर 2020 में कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा, तो 10,000 बढ़ जाएगा। तो अगले साल जब आपको फिर प्रॉफिट, फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या होगा, 1,10,000 पे 10% मिलेगा आपको, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। तो कितना मिलेगा आपको इंटरेस्ट, 11,000 रुपए मिलेगा, दूसरे साल आपको 10,000 नहीं मिलेगा, 11,000 मिलेगा, तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। तो हम ये यहाँ पे हमने ये बात करी है कि हम CAGR निकालते हैं, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट निकालते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक कंपनी का एग्जांपल लिया है, एक कंपनी आती है, इसके हमने जो है, हमने वो ले लिया है कि हमारा जो है EPS कितना है। तो 2017, 18, 19, 20 में हमने इसका EPS दिखाया कि 2 रुपए 2.44 है, 4.88, 9.76, 21.65। तो आपको एक कैसा दिख रहा है, ये जस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है आपको। अगर आप इसको देखिए रेस्पेक्टिवली का मतलब 17 का 2.44 था, 18 का 4.88 था, फिर 9.66 था, तो कैसे दिख रहा है, ये जस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है कि 2.44 इंटू 2 करेंगे तो 4.86 आ जाएगा, 4.88 करेंगे तो 9.76 आ जाएगा। तो ये हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो अर्निंग बढ़ रही है कंपनी की, वो कितनी थी, 2.44, 4.88, 9.76, 21.65। ये कैसे डबल रेट से बढ़ रही है, हर बार कंपनी 100% से ग्रो कर रही है। मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर कैसे ग्रो कर रही है, 100%। मतलब अगर किसी कंपनी का लाभ आपका इस साल 2020 में 50,000 था, तो अगले साल कितना हो गया, 1 लाख हो गया, उसके अगले साल कितना हो गया, 2 लाख हो गया, उसके अगले साल कितना हो गया, 4 लाख हो गया। तो यहाँ पे ये CAGR एक रेशियो होता है जो हम निकालते हैं ये देखने के लिए कि कंपाउंडेड वो कितना कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, पिछले सालों में कैसे कंपनी परफॉर्म करती आई है, तो उसके लिए कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट हम निकाला करते हैं, दैट इज नोन एज CAGR, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो इसमें आपको कंपाउंडिंग बताया जाएगा, डिस्काउंटिंग बताया जाएगा, तो वो उसका पार्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने, जब आप छोटी क्लास में होंगे तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसी से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पे ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला निकाल के दिखाया है कि अगर कोई कंपनी है, उसका जो है क्या कहते हैं 2014 में EPS 44.86 था, में उसका 14 था, तो ये एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड CAGR निकालने का। तो हम क्या कर देते हैं, जो करंट ईयर की EPS है उसको बेस ईयर की EPS से डिवाइड कर देते हैं, और पावर क्या कर देते हैं, n माने नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो करंट ईयर है उसको बेस ईयर से हमने डिवाइड कर दिया, और n क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे। लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप 2010 से गिनना शुरू करें तो 2010, 11, 12, 13 और 14, 5 साल हुए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पावर यूज करी है, यहाँ पावर यूज करी है 1/4। तो वहां पे पावर हम इसलिए 1/4 यूज करते हैं कि 2010 जो है उसको अपना बेस ईयर मान लेंगे। तो 2010 से 11 मतलब कितने गैप्स थे, तो 10 से 11 एक गैप हुआ, 11 से 12 दूसरा गैप हुआ, 12 से 13 तीसरा गैप हुआ, और 13 से 14 चौथा गैप हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ फॉर्मूला लगा के करंट ईयर अपॉन बेस ईयर टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स -1 करके निकाल सकते हैं। आपको इतने झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप जाइए। तो यहाँ पे अगर हम बता दें कि हमारा निकला कितना,
33.64% निकला। तो कंपनी कैसे ग्रो कर रही है? 33.64% से ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर आपको ज्यादा ये सब झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जाना है, तो आप सिंपली ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं। आप जाइए गूगल पे और CAGR कैलकुलेटर लिखिए और यहाँ पे देखिए बिगिनिंग वैल्यू हमने लिखी है 14 EPS था, एंडिंग वैल्यू हमने लिखी है 44 था और नंबर ऑफ ईयर्स 4 डाल दिए। तो क्या करता है, ऐसे कैलकुलेट करके दिखा देता है आपको। तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर में अगर आप मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जाना चाहते हैं कि हम कैसे ये e⁴ -1 × 100 ये सब करें, तो सिंपली अगर आपको देखना है कि कोई भी कंपनी कितने कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रही है, कितने कंपाउंडिंग प्रॉफिट से बढ़ रही है, CAGR क्या है, तो यू कैन यूज ऑनलाइन कैलकुलेटर। तो ऑनलाइन कैलकुलेटर जैसे मिनी वेब टूल है और भी हंड्रेड्स ऑफ आपको कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपको किसी कंपनी की ग्रोथ रेट देखनी है, जैसे बजाज फाइनेंस है, तो बजाज कैप आज से 10 साल पहले कितनी थी? 400 करोड़ थी। ओके, और 400 करोड़ आपने यहाँ पे डाल दिया, बिगनिंग वैल्यू में डाल दिया। और आज उसकी मार्केट कैप कितनी है? आज उसकी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है। तो 400 करोड़ और 2 लाख करोड़ और नंबर ऑफ ईयर 20 साल 10 साल डाल दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 60% CAGR से बढ़ी है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी चीज का यहाँ पे कंपाउंडिंग कितनी हुई, कितनी हो रही है, किसी कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी हो रही है, किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस की ग्रोथ कितनी हो रही है। तो ये सब हम यहाँ से कंपाउंडिंग से निकाल सकते हैं। रूल ऑफ 72 हमने बताने की कोशिश करी है। रूल ऑफ 72 क्या बताता है आपको, ये आप समझिए। रूल ऑफ 72 ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने, क्या बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल हो जाएगी। जैसे आप बैंक में रखते हैं, 1 लाख रुपए आपने बैंक में डाला, बैंक कितना ब्याज दे रहा है? 6% का ब्याज दे रहा है। तो अगले साल कितना होगा? 6000 बढ़ जाएगा। तो 10 साल अगर आप करेंगे तो ऐसे करके 10 साल करते करते 60,000 हो जाएगा, अगर हर साल 6,000 बढ़े। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपने पैसा, अगर सपोज दैट कि सारे आप जो बीकॉम के बच्चे हैं, सबके मम्मी पापा ने आपको 1-1 लाख रुपए दे दिया, अब वो कहते हैं आपको इसको पैसे को बढ़ाना है, तो 1 लाख रुपए आप कहाँ इन्वेस्ट करें, किस परसेंटेज पे इन्वेस्ट करें, उसकी बात ये करता है। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 72 और यहाँ नंबर ऑफ ईयर ले लिए, तो यहाँ में हमने 4 एग्जांपल लिए इलस्ट्रेटिव कि 72 72 72 72 ये ले लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ईयर ले लिए। पहला एग्जांपल में हमने 3 साल लिया है, दूसरे एग्जांपल में 5 साल लिया है, तीसरे एग्जांपल में 10 साल लिया है और चौथे एग्जांपल में 12% लिया है। तो ये 12% वाला जो है ये आपका फिक्स डिपॉजिट का रेट है। जैसे 6% अगर आपको फिक्स डिपॉजिट मिलेगा तो 72 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 6 72 होता है। इसका मतलब आपका 6% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है या 6% रिटर्न बन रहा है। तो 72 को जितने भी ईयर से डिवाइड कर देंगे तो एक रिटर्न बन जाएगा। तो जैसे सपोज दैट 72 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 24%। तो अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो 24% पर ईयर रिटर्न बना रही है तो आपका क्या हो जाएगा? 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है 5 साल में आपको जो है क्या कहते हैं 5 साल अगर में वो कर रही है, 5 ईयर से डिवाइड कर दिया तो क्या करना है? 14% का रिटर्न दे रही है आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 10 से डिवाइड कर दिया तो आपका 7.2% रिटर्न दे रही है। अगर आपके 12 पर कर दिया तो 6% का रिटर्न दे रही है। तो आपकी फिक्स डिपॉजिट वाला किस में आएगा? फिक्स डिपॉजिट वाला इस रो में आएगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जैसे आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैं आपको ये खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर आप बजाज फाइनेंस का खोल के देखेंगे अगर डेटा, तो 40% उसके पिछले 10 सालों के सेल्स ग्रोथ है, 40% की आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, रिटर्न रेशियो 20% है। तो उसका स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो वो 60% के आसपास आएगा। तो उसने 24% से ज्यादा आपको रिटर्न बना के दिया है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए रूल ऑफ 72 से। अगर हमें डबल करना है 3 साल में पैसा तो हम क्या करेंगे? 24% रिटर्न बनना चाहेंगे। अगर हमें जो है 14% का रिटर्न मिलेगा तो 5 साल में पैसा डबल होगा। अगर 7% का रिटर्न मिलेगा तो 10 साल में पैसा डबल होगा। अगर 6% का रिटर्न मिलेगा तो 12% का रिटर्न मिलेगा। दैट मीन्स कि हमारे जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो लगभग 12 साल में डबल हो रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने कुछ आपको ग्रोथ वेरिएबल्स बताए हैं कि हम ग्रोथ पैरामीटर्स कंपनी के जब देखते हैं तो हम कौन पैरामीटर्स को देखेंगे। तो ये कई सारे वेरिएबल्स हैं ग्रोथ बताते हैं।
अभी जैसे ये पहला यहाँ से शुरू करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि जो नेट प्रॉफिट है या अर्निंग्स है कंपनी की, उसको हमने इक्विटी शेयर होल्डर के नेट वर्थ से डिवाइड कर दिया। ये हम आगे आपको स्लाइड्स में बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है। अभी आप इसको समझ लीजिए कि ये CAGR निकाली गई है। यहाँ पे CAGR मतलब कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट मतलब पिछले 5 सालों में हमने कितना ग्रोथ कमाया है। तो ये देखते हैं हम। प्राइस अर्निंग रेशियो, PE रेशियो में हम देखते हैं ग्रोथ कितनी है। अगर हमें किसी कंपनी की ग्रोथ को चेक करना है तो हम कैसे चेक करें, तो हम किस में देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, उसका CAGR देखेंगे, हम प्राइस अर्निंग रेशियो का ग्रोथ देखेंगे। ये टर्म्स अभी आपको आगे की स्लाइड्स में मिलेंगे, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। अभी आगे के टर्म्स स्लाइड्स में ये आपको सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि क्या क्या है। स्टॉक प्राइस CAGR, स्टॉक प्राइस CAGR का मतलब क्या है कि स्टॉक का मार्केट प्राइस कितना बढ़ा है। जैसे मैंने बताया रिलायंस का प्राइस अभी 3 महीने पहले 1000 था, अब 2200 रुपए हो गया है। तो स्टॉक प्राइस में कितनी ग्रोथ दिखा रहा है, तो उसका CAGR निकाला। नेट प्रॉफिट CAGR का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट ने हमारा कितना ग्रोथ दिखाया। जैसे 5 साल पहले कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी हर साल, उसके बाद 300 करोड़ हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, अब 1000 करोड़ हो गया। तो कंपनी का CAGR ग्रोथ नेट प्रॉफिट का क्या है, वो हम वहां पे जैसे आपको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, तो इसमें आप रख के यहाँ पे रख के बेस ईयर और करंट ईयर और नंबर ऑफ ईयर रख के आप निकाल सकते हैं कि कितना कंपाउंडेड ग्रोथ रेट कंपनी ने अर्न किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन CAGR, उसकी कैपिटलाइजेशन कितनी बढ़ी। जैसे मैंने आपको बताया बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप आज से थी, अभी उसकी कितनी है, 2 लाख करोड़ है। तो 2 लाख करोड़ को 400 से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे को लग रहा है 8000 टाइम्स बढ़ गई है। तो आप उसको निकाल सकते हैं कि कितना जो है CAGR ग्रोथ है। तो क्या कैसे निकालेंगे, यहीं चले जाएंगे फॉर्मूले में और यहाँ रख देंगे और निकल आएगा आपका कि कितना CAGR ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्स CAGR, कंपनी की सेल्स कितना ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। ग्रोथ इन मार्केट शेयर, मार्केट शेयर क्या कहता है। जैसे मार्केट शेयर की बात आपने, जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कोई कंपनी डोमिनेट करती है। जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि आज से 5 साल पहले 17 कंपनी थी टेलीकॉम में, आपने सुना होगा यूनिना और एयरसेल, ये सब सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन आज कितनी कंपनी बन गई है, आज कंपनी बन गई है सिर्फ 2 कंपनी बन गई है या 3 कंपनी। एक तो डूबने वाली है जो वोडाफोन आइडिया है, अभी इस समय रिलायंस है टेलीकॉम में, और कौन सी कंपनी है, भारतीय एयरटेल है। तो 2 मेजर कंपनी हो गई। तो अगर हम ये बात करें कि कितना कितना मार्केट शेयर है इनका मार्केट शेयर हो गया है सपोज दैट कि 40% भारतीय एयरटेल का है, सपोज 40% रिलायंस का है, और 20% में वो मान लेते हैं वोडाफोन आइडिया का है। 3 ही कंपनी बची है। आज से 3 साल पहले क्या था, आज से 5 साल पहले क्या था, आज से 5 साल पहले 17 कंपनी थी। और रिलायंस का शेयर कितना था, मार्केट शेयर कितना था आप लोग बताएं। तो 2014 में रिलायंस नहीं थी तो उसका मार्केट शेयर क्या था, 0 था। आज उसी कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, 40-50% पहुंच गया है। तो ग्रोथ इन मार्केट शेयर का ये मतलब है कि मार्केट को उसने कितना परसेंट कैप्चर किया हुआ है। ओके, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी की कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, या उसका अच्छे परसेंटेज पे है, 20% या 25% से ऊपर चल रहा है, तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अगर उसका परसेंटेज 2%, 5% से ये रेशियोज बढ़ रहे होते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट, ग्रोथ इन प्राइस अर्निंग रेशियोज, ये सब अगर 2 या 5% से बढ़ रहे हैं तो उसके हम मानेंगे कि नहीं अच्छी है। लेकिन अगर मोर देन 20 या 25% से ये सब ग्रो हो रहे हैं रेशियोज, तो हम मान के चलते हैं कि वो कंपनी अच्छी है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो कम से कम एटलीस्ट, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो 20% से एटलीस्ट ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको अच्छी कंपनी ढूंढनी है तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, एटलीस्ट मोर देन 20% होना चाहिए। तो अगर आप HDFC बैंक देखें, अगर आप बजाज फाइनेंस देखें, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक देखें, तो ये सब कंपनीज के ROEs क्या है, 20% से आपको लगभग कितना मिलेगा या उससे ज्यादा मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो बात कर रहे हैं हम लोग। अब PE रेशियो ये भी एक इंडिकेटर होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं और उसका मिक्स हम देखते हैं कि क्या रीजनेबल वैल्यूएशन है। PE रेशियो बेसिकली क्या बताता है कि हमारा जो प्राइस अर्निंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। तो ये किसको कंपेयर करता है, कंपनी के मार्केट प्राइस कितनी, जैसे 2400 का रिलायंस हो गया, और अर्निंग पर शेयर मतलब उसके प्रॉफिट्स कितने थे। तो ये रेशियो किसको कंपेयर करता है, मार्केट प्राइस को और अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करता है। मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर, ये 2 चीजें देखता है कि कंपनी का मार्केट प्राइस जो था वो क्या था और
कंपनी की अर्निंग जो थी वो क्या थी। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एग्जांपल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो कंपनी ली है, तो दो कंपनी का मार्केट प्राइस हमने देख लिया कि एक कंपनी 556 रुपए पे है, दूसरी कंपनी 1775 रुपए पे है। ठीक है, इन दोनों के हमने ईपीएस लिख लिए हैं। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर हमने आपको समझाया था पीछे कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे अर्निंग पर शेयर हम लोग निकाल लेंगे। तो मार्केट प्राइस आपको पता ही होगा, जब आप किसी कंपनी को खोल के देखेंगे, जैसे आप एचडीएफसी बैंक को खोल के देखें तो आपको एचडीएफसी बैंक का या किसी कंपनी का मार्केट प्राइस पता चल जाएगा कि किस रेट में वो कंपनी आज मिल रही है हमको, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस, उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कंपनी ए का देखें तो 556 है, उसकी अर्निंग पर शेयर देखें तो 34 है, तो इसको डिवाइड किया तो ये कितना पी है, 15 के पी पे ये दिख रहा है या 16 के पी पे दिख रहा है 15.95। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो अर्निंग्स है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, उससे कंपैरिजन में मार्केट प्राइस कितने टाइम्स है, मतलब कितना ज्यादा में महंगे में हमें वो कंपनी मिल रही है, ये बताता है। तो यहाँ पे हमने कंपनी ए को देखा तो कंपनी ए हमारी जो है 16 टाइम्स ज्यादा में हमें वो मिल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें पी रेशियो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई कंपनी की डिमांड नहीं है मार्केट में तो आपको 2 के पी पे मिल जाएगी कंपनी, 3 के पी पे मिल जाएंगी। जितनी जो गवर्नमेंट कंपनी है, बीपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, बेल, सेल, इनके जो पी रेशियो क्या चल रहे हैं इस समय 2, 3, 5, 7, 8 चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है इस समय, और प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, निजीकरण की बात चल रही है, तो वहां के पी क्या होंगे, वहां सस्ते पी पे मिल रही कंपनी। अगर हम दूसरी कंपनी देखते हैं तो 1775 का इसका मार्केट प्राइस है, आज लेने जाए तो ये कंपनी हमें 1775 मिल जाएगी। उसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे, लाभ पर शेयर, हर एक शेयर का लाभ देखेंगे तो 68 रुपए, तो उसको डिवाइड कर दिया तो 25 है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी कंपनी हम ये कहेंगे कि सस्ते में मिल रही है, तो जो कंपनी का पी कम होगा वो कंपनी हम बताएंगे कि सस्ती है, और जो कंपनी का पी ज्यादा होगा वो कंपनी हम बताएंगे महंगी है। जैसे हम नोसिल का एग्जांपल लिया था पीछे हमने, तो नोसिल कितने के पी पे मिल रही थी अभी थोड़े दिन पहले, 8 के पी पे मिल रही थी। लेकिन अगर आप चप्पल खरीदने जाए रिलैक्सो फुटवियर, या आप एचडीएफसी का लाइफ इंश्योरेंस का शेयर खरीदने जाए तो वो आपको 60 के पी पे मिल रहा है, तो कहीं 10 का पी कहीं 60 का पी। तो हम ये कहते हैं कि जिसका पी जितना कम होगा वो कंपनी उतनी सस्ती होगी, और जिसका पी जितना ज्यादा होगा वो कंपनी उतनी महंगी होगी। तो जैसे बैंकिंग की हम बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्री पी मतलब जैसे बैंक्स हैं तो एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, कई सारे, एक इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो काफी सारे बैंक्स हैं, इंडसइंड बैंक है, तो इंडस्ट्री का मतलब पी कितना है वो बता रहा है 28.90। इंडस्ट्री पी क्या बता रहा है कि हमारा 30 के आसपास और 29 के आसपास पी है। इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी होती है, तो इंडस्ट्री से किसका कम है, दोनों का कम है, तो दोनों इंडस्ट्री के कंपैरिजन में दोनों कंपनी अभी सस्ती हैं। इंडस्ट्री माने एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे बैंक्स हैं, बैंक एक इंडस्ट्री है, तो उस बैंक इंडस्ट्री में आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, और आरबीएल बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक्स हैं, और प्राइवेटाइज बैंक भी हैं, गवर्नमेंट बैंक भी हैं, एसबीआई है, तो एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो वो इंडस्ट्री पी इसलिए हमने यहाँ पे बताया है। तो इंडस्ट्री से अभी ये पी सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो हमारा कौन सा सस्ता है, कंपनी ए का पी सस्ता है। तो अर्निंग्स के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस कितने गुना है ये बताता है, तो 16 गुना है, 25 गुना है, तो जितना पी सस्ता होगा उतना कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छे माने जाते हैं, जितना पी ज्यादा होगा इसका मतलब माना जाता है कि कंपनी उतनी महंगी मिल रही है। तो पी रेशियो इज अनदर इंडिकेटर, जैसे हमने प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बताया था आपको, तो ये भी एक इंडिकेटर होता है कंपनी को पहचानने में कि कंपनी महंगी है इस समय कि सस्ती है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कहीं वॉर हो गई हमारे देश में, या बाहर वॉर हो गई इंडिया पाकिस्तान की, या कुछ और फैक्टर्स हो गए, जैसे कोविड आ गया, तो क्या होता है कंपनीज के शेयर के प्राइस नीचे आ जाते हैं, तो पी भी क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। जब मार्केट अच्छी चल रही होती तो पी क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो कब हमारा सही टाइम होता है, जब पी सस्ते आ जाए तब हम उन कंपनीज में बाइंग कर सकते हैं, और जब पी महंगे पे आ जाए तो हम उस कंपनी के शेयर्स को बेच देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे हमने ये बताया है कि स्टॉक जो है ए जो है वो अच्छा था स्टॉक बी के कंपैरिजन में, और कितना पी होना चाहिए अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 या 20 तक का पी ठीक है। जब
जो है इंडस्ट्री का पी या मार्केट का पी 30 या 40 का हो और कंपनी का पी 10 का हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंपनी ठीक है, खरीदने लायक है। लेकिन अगर इंडस्ट्री या मार्केट का पी 30-40 हो और कंपनी का पी 100 हो, तो वो कंपनी महंगी है। अब यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला ये पढ़ा था पी रेशियो का, पी रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये रेशियो आपने पढ़ा था। पी रेशियो क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। तो अब हम इसी फॉर्मूले से निकालना बताएंगे। कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं। पी रेशियो इक्वल टू, इसको देख लीजिए, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। इसी फॉर्मूले से हम उसको मार्केट प्राइस निकालना बताएंगे। तो उसी फॉर्मूले से अगर हम करें, यहाँ पे जो आपने देखा पी रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस है, तो पी में अगर ईपीएस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या आएगा? पी रेशियो में अगर हम ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दें तो मार्केट प्राइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे निकाला है। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू ईपीएस होता है। यहाँ पे ये चीज आपको इसलिए बताई गई है कि कंपनी का मार्केट प्राइस कब बढ़ता है, इसलिए समझाने के लिए ये निकला इसी फॉर्मूले से है। आप पेन पेंसिल लेके बैठेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला सेम है, पी रेशियो वाला ही है। पी रेशियो में ईपीएस को मल्टीप्लाई किया तो मार्केट प्राइस निकल आया। तो हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको कि किसी कंपनी का मार्केट प्राइस कब बढ़ता है। तो कंपनी का मार्केट प्राइस कब बढ़ता है? जब उसका अर्निंग पर शेयर बढ़े या उसका पी बढ़े। कंपनी का मार्केट प्राइस कब बढ़ेगा? जब उसका पी बढ़ेगा या उसका ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस माने अर्निंग पर शेयर। मान लो किसी कंपनी की अर्निंग 2 चल रही थी, जैसे आपने बताया था पीछे सबरोज की, हमने बताया था 2 चल रही थी अर्निंग, लेकिन 5 साल बाद सबरोज की अर्निंग कितनी हो गई थी? वो कितनी हो गई? 22 की अर्निंग्स हो गई थी पर शेयर की। तो ईपीएस बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा, पी बढ़ेगा तो भी मार्केट प्राइस बढ़ेगा। जैसे कोई कंपनी की डिमांड बढ़ रही है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस की डिमांड नहीं थी थोड़े दिन पहले, जब वो कर्ज में डूबा हुआ था, उसके पास 1.5 लाख 2 लाख करोड़ के उसके ऊपर कर्ज थे। 6 लाख करोड़ की कंपनी थी, 2 लाख करोड़ के कर्ज थे, तो उसका पी क्या था? नीचे था। उसकी डिमांड क्या थी? नीचे थी। लेकिन क्या हुआ? जब उसने डेब्ट खत्म कर दी, सारा अपना लोन उतार दिया, तो क्या हुआ? उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई, तो पी उसका क्या हो गया? बढ़ गया। तो कंपनी का मार्केट प्राइस या तो पी बढ़ता है तब होता है, या ईपीएस बढ़ता है तो बढ़ता है। तो हमने यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश करी है कि मल्टीपल क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का होता है और पी रेशियो का होता है। ओके, फिर यहाँ पे एक और रेशियो निकाला गया है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा आराम से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये है कि एक बार फिर से रिवाइज करने का मौका मिल जाए, क्योंकि काफी सारी चीजें आपने हो सकता है नहीं पढ़ी हो, क्योंकि कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर के होंगे, कुछ सेकंड ईयर के होंगे, कुछ थर्ड ईयर के होंगे। और ये प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो जो है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टॉपिक है, उसके अंदर ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं आपको, पीजी रेशियो। और कुछ चीजें नहीं भी हैं जो कि हम शेयर मार्केट में आके सीखते हैं या हम शेयर मार्केट की पढ़ाई करने में सीखते हैं। तो ये नेक्स्ट रेशियो का नाम है प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। तो आपने पहले क्या पढ़ा था? प्राइस अर्निंग रेशियो पढ़ा था, पी रेशियो है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। तो इस फॉर्मूले को निकालते समय हम पी रेशियो को ग्रोथ से कंपेयर करते हैं कंपनी को। ये एक बेहतर इंडिकेटर माना जाता है कंपनी की ग्रोथ में। पी को हम किससे कंपेयर करते हैं? कंपनी की ग्रोथ से या अर्निंग की ग्रोथ से। तो हमने यहाँ क्या बताया है? प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? पी रेशियो को अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ से किससे करते हैं? अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हो रही। जैसे मान लो हमने सबरोज का एग्जांपल लिया था पीछे, अगर हम यहाँ चलते हैं, पीछे चलते हैं, तो यहाँ पे हमने सबरोज का एग्जांपल लिया था कि उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 2 रुपए 44 पैसे थी, फिर 4 रुपए 4.88 हो गई, फिर 9.66 हो गई, फिर 21.65 हो गई, 2017, 18, 19, 20 रेस्पेक्टिवली में। तो अगर हम इसको देखें तो हमने यहाँ पे इसकी CAGR, तो ग्रोथ कितनी आ रही थी? 33.64 आ रही थी, जो कि हमने यहाँ से भी निकाला था। तो यहाँ पे CAGR मतलब ग्रोथ रेट कितनी आ रही है? 33 पर आ रही थी। ठीक, तो ये हमने क्या निकाल लिया था? यहाँ पे हमने पी रेशियो निकाला था। ग्रोथ अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ कितनी थी? यहाँ पे 33% की ग्रोथ थी, हमने बताया वहां पे। जैसे सबरोस एक कंपनी है जो एसी बनाती है और वो मारुति को सप्लाई करती है, तो उस कंपनी की ग्रोथ कितनी आई? मान के चले हमने 33% आई।
तो ये ग्रोथ यहाँ पे रख देंगे, ये वेरिएबल हो गया ग्रोथ का। और पी रेशियो आपने कहाँ निकाला, यहाँ निकाला। पी रेशियो कहाँ निकाला था, यहाँ पे निकाला था। तो पी रेशियो क्या था, 15.95 था या 25.73 था। ठीक, तो हमने क्या लिया, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हुए उसकी ग्रोथ रेट ली, और दूसरी चीज क्या ली, पी रेशियो ले लिया। तो उससे एक फॉर्मूला बन गया प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। हम क्या क्या यूज करेंगे इसमें, एक तो पी रेशियो यूज करेंगे और दूसरा क्या यूज करेंगे, ग्रोथ यूज करेंगे। ग्रोथ इन किसमें, अर्निंग पर शेयर में। तो यहाँ पे हमने ये निकाला हुआ, जैसे कंपनी ए कंपनी बी का एग्जांपल ले लिया, दो कंपनी का। हमने दो कंपनी का एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपको ये समझ में आया कि कौन सी कंपनी सस्ती है, कौन सी कंपनी महंगी है, कैसे हम उसको रीड करेंगे, पी रेशियो कितना होना चाहिए तो सही होता है। ये सब चीजें समझाने के लिए हमने आपको इस दो कंपनी का एग्जांपल लिया। तो पी रेशियो हम किसी भी कंपनी का उठा लें, जैसे एचडीएफसी बैंक का उठा लें या बजाज फाइनेंस का उठा लें या किसी की कंपनी का उठा सकते हैं। तो हमने कंपनी ए कंपनी बी मान लिया। तो एक कंपनी है उसका पी रेशियो 15.95 था, तो हमने यहाँ पीछे से एग्जांपल उठा लिया, ये हमने 15.95 और 25.73 निकाला था, यहाँ पे हमने यही वाला एग्जांपल उठा लिया। तो अगर इसको हम चलते हैं आगे, कि हमने ये मान लिया कि एक कंपनी थी जिसका पी रेशियो 15.95 था, दूसरी कंपनी थी जिसका पी रेशियो 25.73 है। तो सीएजीआर इन ईपीएस निकाल लिया हमने, मान लो। ये हम कई बार जो वो होते हैं हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, उसमें हमारे ये ईपीएस वगैरह दिए रहते हैं। हम यहाँ आपको दिखा देंगे कि वेबसाइट्स पे निकाल के दिया रहता है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्निंग पर शेयर क्या है और पी रेशियो क्या है, ये सब आपको रेडीमेड मिल जाएगा वेबसाइट्स के ऊपर। एक वेबसाइट है screener.in, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको रेडीमेड मिल जाएगा। तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब चीजें। तो इसको हमने डिवाइड किया, किसको, पी रेशियो को सीएजीआर से डिवाइड किया। ये जो पी रेशियो है इसको हम किसके डिवाइड करेंगे, सीएजीआर इन ईपीएस से। सीएजीआर का मतलब कितनी ग्रोथ हुई है ईपीएस में। जैसे हमने सब रोज में निकाला था 33.64, वैसे ही यहाँ पे हमने इसको 30 से डिवाइड कर दिया है। तो जब 15.95 को 30 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 0.65 आ गया। तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, प्राइस अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाई सीएजीआर इन ईपीएस। ऐसे ही हमने कंपनी बी का किया, पी रेशियो कितना है, 25.73 है। सीएजीआर इन ईपीएस कितना है, 20 है। उसको हमने डिवाइड किया, 25.73 पी रेशियो यहाँ रख दिया, सीएजीआर 20 है उसको यहाँ रख दिया। पी रेशियो को सीएजीआर इन ईपीएस से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1.2865 आ गया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कौन सी कंपनी अच्छी है, कंपनी ए अच्छी है या कंपनी बी अच्छी है। तो जिसका भी पी रेशियो कम है, पॉजिटिव में है, वो कंपनी हम मानते अपने वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब उसके जो पी मल्टीपल बढ़ रहा है और तो ईपीएस भी बढ़ रहा है, हम ये मान के चलेंगे। जैसे हमने यहाँ बताया था पी और ईपीएस का मल्टीपल होता है मार्केट प्राइस, तो हम यहाँ पे पी और ईपीएस को कंपेयर कर रहे हैं प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो में। क्या कर रहे हैं, ये दो रेशियो कर रहे हैं, पी को देख रहे हैं और ईपीएस को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी और ईपीएस को देखा है दोनों में। तो हम ये मान के चलेंगे, अगर हम पीछे यहाँ दिखाएं बात आपको, तो पी और ईपीएस हम यहाँ पे निकाला था मार्केट प्राइस। तो अब जो पी प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ऊपर नीचे रख के। पी को ऊपर रख दिया, ईपीएस को नीचे रख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी ऊपर रख दिया, ईपीएस नीचे रख दिया। तो एक कंपनी का आई उसका 0.65 आ गया, दूसरी कंपनी आई 1.28 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, कौन सी कंपनी अच्छी है प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो निकालते समय। तो हम कहेंगे वो कंपनी अच्छी है जिसका की प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो 1 से कम है और पॉजिटिव है, मतलब 0 to 1 के बीच में अगर है तो वो अच्छी है। क्यों 0 to 1 के बीच में अच्छी है, कि अगर 15 का पीई है और 15 का भी ईपीएस है तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो वो कंपनी ठीक ठाक है अभी, मतलब बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी का पीई जो है 100 है या 100 या 90 है मान के चले, और ईपीएस कितना है 30 है, तो 3 टाइम्स आ जाएगा, तो वो थोड़े महंगी कंपनी है। मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम इसलिए जानते हैं कि प्राइस अगर कंपनी का बढ़ रहा है तो अर्निंग्स भी उसकी बढ़ रही हैं। तो हमारा जो भी पी रेशियो होगा, वो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो होगा, वो अगर 1 से कम है तो वो अच्छी कंपनी है, और 1 से ज्यादा है तो वो महंगी कंपनी है। सस्ता और महंगा देखने के लिए हम प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो को यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, इट इज रिकमेंडेड टू बाय स्टॉक्स हुज पीई रेशियो इज लेस देन 1 और 1.5। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 या 1.5 से अगर कोई रेशियो नीचे आता है किसी कंपनी का, तो वो कंपनी अभी सस्ती है। और अगर 5 हो जाए पीई रेशियो, 10 हो जाए, तो वो अभी इस समय थोड़ी महंगी है। तो हम
मल्टीपल रेशियोज को यूज करते हैं और कई पैरामीटर्स पे देखते हैं कि हमारा कौन सी कंपनी में हमें अपनी बाइंग करनी है या कौन सी कंपनी में हमें सेलिंग करनी है। अब इसके बाद डिविडेंड हमने आपको बताया था, लाभांश, वहां पे हमने यही बताया है डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड जो होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं जो कंपनी बांटती है, लाभ का अंश होता है, और हम डिविडेंड जो है बांटते हैं शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे हमने लिखा है कि कैश में देते हैं, जब आपको किसी कंपनी में शेयर खरीदने होते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उस डीमैट अकाउंट में कैश में आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड का मतलब है लाभ, लाभांश, लाभ का अंश जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से एक पोर्शन कैश में शेयर होल्डर्स को बांट देती है और कुछ पोर्शन कंपनी की ग्रोथ के लिए रखती है। तो आज हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है, तो हम अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं। हेलो, हाँ सर, कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, टाइम हो गया है सर, तो मैंने हाँ, सोचा रुक जाता हूँ बराबर है सर, क्योंकि स्लाइड्स तो बहुत ज्यादा है। 1.5 मिनट बचा है। क्वेश्चंस जी जी अगर लेना चाहिए तो हमें फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा सर, क्योंकि 1 ही मिनट बचा है। तो कल के, हाँ, कल के सेशन में अपन आज के जो क्वेश्चंस है वो कवर कर लेंगे कल के सेशन में, चलेगा ना सर? ठीक है सर। जी जी बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। हाँ, आज के जो 3-4 क्वेश्चंस है वो मैं कल अपन क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे, उसमें आप कवर कर लेना। आज के लिए अपन हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। लोकमान्य तिलक महाविद्यालय की तरफ से आज के हमारे रिसोर्स पर्सन रविंद्र जी भाटिया सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अभ्यासपूर्ण एवं डिटेल मार्गदर्शन आज किया है। इस मार्गदर्शन का सभी को लाभ होगा ऐसी आशा है। आज के लिए मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि आज का क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल फिर ऑन द टाइम हम फिर से भाटिया सर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए सर, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल फिर मिलेंगे।